स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 1950 से लेकर आज तक अलग स्टेट सेपरेशन का मुद्दा देश के किसी न किसी हिस्से में चलता ही रहता है। वैसे तो इसकी शुरुआत लिंग्विस्टिक बेसिस पर हुई, लेकिन बाद में इसमें नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्स्टिकल जैसे फैक्टर्स भी शामिल हो गए। यही वजह है कि आज भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में अलग राज्य बनाने की बात की जाती है। फिर चाहे वो असम में बोडोलैंड हो, नागा ट्राइब्स का ग्रेटर नागालैंड, महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग करने की मांग हो, या फिर यूपी को 5 हिस्सों में बांटने की सोच हो। देखा जाए तो उसके पीछे ऐसा लॉजिक दिया जाता है कि अलग और एक छोटे राज्य में जहां एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा, वहीं दूसरी ओर लोकल कल्चर को एक नई पहचान मिलेगी। लेकिन क्या किसी राज्य को बांटकर या 2 से अधिक राज्य बनाने पर वो सभी चुनौतियां खत्म हो जाती हैं जिनकी वजह से मांग की जाती है? दोस्तों इस सवाल को समझने के लिए हमारे पास साल 2000 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से अलग हुए राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का एग्जाम्पल है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इन तीनों राज्यों का एनालिसिस करके समझेंगे कि क्या सिर्फ अलग स्टेट बन जाने से विकास पॉसिबल है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। आइए आज के अपने इस टॉपिक की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से करते हैं। दोस्तों आज का छत्तीसगढ़ साल 2000 से पहले मध्य प्रदेश का सबसे बैकवर्ड रीजन माना जाता था। नवंबर 2000 में दशकों की मांग के बाद छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के बाद ऐसा राज्य था जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे कि फॉरेस्ट, मिनरल्स और सरफेस वाटर। ये राज्य आज भी इंडिया के 15% स्टील प्रोडक्शन की जिम्मेदारी को संभाले हुए है। साथ ही वहाँ की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की वजह से भी बड़े इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को छत्तीसगढ़ ने अट्रैक्ट किया है। लेकिन बहुत सी एडवांटेजेस फैक्टर्स के होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल भी वैसी नहीं रही है जैसी की उम्मीद की गई थी। देखा जाए तो शुरुआती 8 सालों में तो छत्तीसगढ़ ने अच्छा परफॉर्म किया। अपने 10% की पर एनम की इम्प्रेसिव एनुअल ग्रोथ के चलते ये इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया। लेकिन बाद के सालों में ग्रोथ रेट गिरकर 7% पर एनम तक आ गई। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि शुरुआत में हाई ग्रोथ का मेन फैक्टर था, वो भी साल 2008-9 के बाद डिक्लाइन होने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेट के इनकम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जहां साल 2008-9 में 22% था, वहीं साल 2013-14 में गिरकर 13% हो गया। दोस्तों अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो साल 2014-15 में पर कैपिटा इनकम 28,373 रुपीज थी, जबकि नेशनल एवरेज 49,304 रुपीज का था। देखा जाए तो आज भी जहां नेशनल एवरेज पर कैपिटा इनकम 1,97,000 है, वहीं छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इनकम 1,33,898 ही है। यानी कि लगभग 10 सालों के बाद भी राज्य की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया है। खराब इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से बात साफ हो जाती है कि छत्तीसगढ़ भारत के सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट में शामिल है। छत्तीसगढ़ की पॉवर्टी लेवल 39.93% है, यानी कि राज्य की करीब 40% जनता गरीबी रेखा के नीचे है। दोस्तों पॉवर्टी लेवल साल 2001 में भी 40% की ही थी, यानी कि मध्य प्रदेश से अलग होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में पॉवर्टी बिल्कुल कम नहीं हुई है। जबकि जिस मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ था वहाँ पर पॉवर्टी लेवल में तेजी से गिरावट देखी गई है। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब हो गई थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सारे मिनरल रिसोर्सेज छत्तीसगढ़ में चले गए थे, जिसके चलते साल 2000 से साल 2004 के बीच मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य था जहां पॉवर्टी लेवल में 4% की बढ़ोतरी हुई थी, और साल 2004 तक मध्य प्रदेश में 44.6% वाली पॉवर्टी लेवल 48.6% पहुंच गई। लेकिन साल 2004-05 के बाद अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश की पॉवर्टी लेवल में 12% की गिरावट आई। यानी मध्य प्रदेश इतने बड़े इकोनॉमिक रिसोर्स को लॉस करने के बाद भी गरीबी को कम करने में सफल हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ जैसे पहले था वैसे ही आज भी बना हुआ है। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं।
इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते पॉपुलेशन रेट के साथ साथ पॉवर्टी रेट का कांस्टेंट रहना राज्य में गरीबों की संख्या को लगातार बढ़ा रहा है, जिसका एक्स्ट्रा प्रेशर स्टेट इकोनॉमी पर पड़ रहा है और ये भी छत्तीसगढ़ के अंडर डेवलप्ड होने का एक कारण है। लोकल एनालिसिस से क्लियर इलस्ट्रेशन बनता है जो राज्य के फॉरेस्ट एरियाज और पॉवर्टी के बीच कनेक्ट को दिखाता है। छत्तीसगढ़ के पास भारत का तीसरा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, यानी कि राज्य का 41% टोटल जियोग्राफिकल एरिया जंगलों से ढका हुआ है। और इन फॉरेस्ट एरियाज में जो जिले आते हैं वो बीजापुर, सरगुजा, बस्तर और नारायणपुर जैसे जिले हैं जहां पर पुअर पॉपुलेशन मेजॉरिटी में पाई जाती है। ऐसे में अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि इन फॉरेस्ट एरियाज में गरीबी इतनी ज्यादा क्यों है, तो उसमें लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इनसफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट दो सबसे मेजर कारण हैं। साथ ही अगर इसे दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो इन फॉरेस्ट एरियाज को कॉमर्शियल पर्पज से इलीगली ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दोस्तों, इस ओवर एक्सप्लॉइटेशन से फॉरेस्ट रिसोर्सेज में भी कमी आ रही है। साथ ही वहाँ के लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से भी रोका जा रहा है, जिससे वहाँ के लोग गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं और छत्तीसगढ़ में पॉवर्टी कांस्टेंट है। दोस्तों, अगर माइक्रो लेवल एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के अधिकतर नेचुरल रिसोर्स वाले एरियाज में ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। इन ट्राइबल कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और उनकी लिटरेसी एक तरीके से राज्य की प्रगति में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी छत्तीसगढ़ के अंडर डेवलप्ड होने में बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और एयर कनेक्टिविटी जैसे अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजन्स हैं, जिससे राज्य और राज्य के लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये बात और हैरान करती है जब पता चलता है कि साल 2000 में बने राज्य में सबसे अधिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी छत्तीसगढ़ में रही है। एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ के अंडर डेवलपमेंट के पीछे वहाँ के रिसोर्सेज को वहाँ का श्राप मानते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि देश छत्तीसगढ़ के नेचुरल रिसोर्सेज को गवर्नमेंट डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में देखती है और उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। लेकिन इस तरह के डेवलपमेंट को वहाँ के लोकल लोग अपने खिलाफ साजिश मानते हैं, जिससे उनकी जमीन, उनका जंगल और उनकी संस्कृति उनसे छीन ली जाएगी। दोस्तों, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के चलते छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े रीजन में नक्सलवाद आज भी बना हुआ है। ये नक्सलवाद आज भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा सबसे सेंसिटिव मामला है, जिसे खत्म करने की जगह आज उसे पॉलिटिसाइज किया जाता है। और यही कारण है कि राज्य बनने के 2 दशक के बाद भी वहां पर इस इश्यू को टैकल नहीं किया जा सका, जिससे राज्य के कुछ विकसित जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर अभी भी नए और मॉडर्न प्रैक्टिस को एक्सप्लॉयटेशन समझा जाता है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ को अ यंग स्टेट विद एंशिएंट थिंकिंग कहा जाता है। दोस्तों, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ये भी एक तरीके से स्टेट के अंडर डेवलपमेंट में शामिल है। देखा जाए तो 75% खेती योग्य जमीन अंडर कल्टीवेशन रहती है, जहाँ पर अधिकतर चावल उगाए जाते हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यानी कि राइस बाउल भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर कॉटन, ऑयल सीड जैसे कॉमर्शियल फसलें भी उगाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि छत्तीसगढ़ की जमीन जितनी उपजाऊ है उसके लिहाज से यहाँ पे फसल की पैदावार नहीं होती, यानी जितनी फसल कम जमीन और कम रिसोर्सेज में उग सकती थी उसे ज्यादा जमीन और ज्यादा रिसोर्स की मदद से उगाया जाता है। दरअसल इसके पीछे का कारण है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। आज भी छत्तीसगढ़ के अधिकतर किसान खेती से जुड़े हर काम को मैनुअली करते हैं या उन्होंने आज तक एग्रीकल्चरल वर्क के लिए मैकेनाइज्ड प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया है, जिससे जो राज्य खेती से अपनी इकोनॉमिक कंडीशन और पॉवर्टी को कम कर सकता है वो आज भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। दोस्तों, इन सब के अलावा कुछ और चैलेंजेस की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इनइक्वालिटी भी लगातार बढ़ रही है। राज्य में जेंडर, ज्योग्राफिकल लोकेशन, सिविल स्ट्राइव और रूरल अर्बन डिवीजन की वजह से एक वाइड डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। आज भी स्टेट में लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी जैसे इश्यूज भी अलार्मिंग कंडीशन में हैं। देखा जाए तो सभी कारण मिलकर देश के सबसे पोटेंशियल वाले स्टेट को अंडर डेवलप्ड बनाए हुए हैं और ऐसी कुछ स्थिति उसके साथ अलग हुए झारखंड की भी है। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आज का झारखंड बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता था और ये कई सालों से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। इस सेंचुरी ओल्ड डिमांड को 15 नवंबर 2000 को पूरा करते हुए झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों, अलग राज्य बनने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि झारखंड पर बिहार का श्राप न लगे, क्योंकि इंडिया का 40% ऑफ मिनरल वेल्थ झारखंड के हिस्से में था। लेकिन इतने बड़े मिनरल फॉर्च्यून के बावजूद भी झारखंड की इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी नहीं रही जो लोगों की नीड को पूरा कर सके और यही कारण है कि आज भी झारखंड बिहार के बाद दूसरा सबसे गरीब राज्य है, जहाँ की पॉवर्टी लेवल 42.16% है, जो कि छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा है और ये पॉवर्टी रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में मौजूद है। साथ ही झारखंड के 20% के करीब बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।
और इन सब का भार सीधे तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिस वजह से डेवलपमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम पर ही ज्यादा बजट खर्च होता है। दोस्तों, झारखंड की इस पॉवर्टी को दूसरे एस्पेक्ट में देखें तो जब भी राज्य में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होता है तो एक बड़ी संख्या में ट्राइबल विलेजर्स और गरीब लोगों को उनके घर गाँव से डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है, जिससे उस प्रोजेक्ट के लिए अलग ही टेंशन क्रिएट हो जाती है, जिसके चलते बड़े प्राइवेट जायंट्स इस राज्य में आने से कतराते हैं। वहीं दूसरी ओर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के चलते करीब 6.5 मिलियन से अधिक लोगों को डिस्प्लेस्ड किया जा चुका है, जिसे इंडियन पीपल्स ट्राइब्यूनल ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में देखा जा सकता है। दोस्तों, ऐसे मामले अधिकतर अनरिपोर्टेड ही रहते हैं और राज्य के अंदर ही गरीब लोग माइग्रेट करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि झारखंड में बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ भी है वो राज्य के लिए उतना फायदेमंद साबित नहीं हो पाया है। दरअसल इसके लिए झारखंड की पोजीशनिंग जिम्मेदार है। आप मैप पर देखेंगे तो झारखंड नॉर्थ में बिहार से, साउथ में ओडिशा से, ईस्ट में बंगाल से और वेस्ट में उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। दूसरे सभी पुअर स्टेट के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करने के चलते झारखंड में चीप लेबर्स का इन्फ्लोज बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इन राज्यों से मजदूर माइग्रेट करके झारखंड की इंडस्ट्रीज में सस्ते दामों पर काम करते हैं, जिससे राज्य के लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट मुश्किल हो जाता है और जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती भी है उन्हें बहुत ही कम दामों पर काम करना पड़ता है। दोस्तों, झारखंड में भारत का 40% कोल प्रोडक्शन होता है और यहाँ पर करीब 3.7 बिलियन टन का आयरन रिजर्व भी है, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड लगातार खराब प्रदर्शन करता आया है, जिसके पीछे वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जिम्मेदार रही है। और यही वजह है कि वहाँ के बड़े बड़े इन्वेस्टर अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने और राज्य में एम्प्लॉयमेंट देने में नाकाम रहे हैं। देखा जाए तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खुद राज्य के एक्स चीफ मिनिस्टर रघुबर दास ने भी माना है, जिन्होंने कहा था कि झारखंड के आर्थिक पिछड़ेपन की वजह मुख्य राजनीतिक अस्थिरता है। लेकिन अगर बिहार से कंपेयर करेंगे तो शुरुआती 10 सालों में बिहार की ग्रोथ झारखंड के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन झारखंड ने इस रेस में खुद को बिहार से आगे करते हुए पॉवर्टी, एजुकेशन और इंफ्रा में खुद को बिहार से बेहतर साबित कर लिया है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड सिर्फ बिहार से ही आगे है, क्योंकि बिहार की गरीबी देश भर में सबसे अधिक है। ऐसे में झारखंड इस मामले में दूसरे नंबर पर है, जो कि इस स्टेट के बनने को जस्टिफाई नहीं करता। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड के साथ भी कई दिक्कतें हैं, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत फॉरेस्ट एरिया प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी वाला है। झारखंड के लार्ज पॉवर्टी पॉकेट्स एरियाज अधिकतर जंगलों के करीब हैं, जहां किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में दूसरी कॉमन चीज नक्सलाइट मूवमेंट है, जिसे पूरे तरीके से अभी भी निजात नहीं पाया जा सका है और इसके चलते आज भी बहुत बड़े एरिया में नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाया जाता। एक तरीके से स्टेट की कॉन्स्पिरेसी मानकर नकार दिया जाता है। दोस्तों, फॉरेस्ट एरिया का डायरेक्ट अंडर डेवलपमेंट से रिलेशन तो आप समझ गए होंगे, लेकिन झारखंड के अंडर डेवलपमेंट में माइनिंग एरियाज भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। आप अगर झारखंड में ह्यूज पॉवर्टी पॉकेट एरियाज को देखेंगे तो उसमें से बहुत से एरियाज उन्हीं रीजन्स में आएंगे जहां माइनिंग का काम होता है। कई एक्सपर्ट झारखंड के पिछड़ेपन के पीछे पुअर अर्बनाइजेशन को भी जिम्मेदार मानते हैं। साल 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड यानी कि तीनों अलग अलग राज्य बने थे, जिसमें सबसे पुअर ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन झारखंड में देखने को मिली है। साल 2001 में झारखंड में अर्बनाइजेशन 22% के आसपास थी, तो वहीं उत्तराखंड में 26% और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 20% इलाके ही अर्बनाइज्ड थे। लेकिन साल 2011 में जहां उत्तराखंड में 30% अर्बनाइजेशन हो गया, छत्तीसगढ़ में भी 20% से बढ़कर 23% हो गया, वहीं झारखंड में सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई। झारखंड का सिर्फ 24% हिस्सा तब अर्बनाइज्ड हुआ था, यानी सबसे कम अर्बनाइजेशन झारखंड में हुआ है। झारखंड के लोगों की खराब एजुकेशन, राज्य का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ग्रीड ऑफ मिनरल्स, ये सब कुछ मिलकर झारखंड को पिछड़ा बनाए हुए हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद तीसरे राज्य उत्तराखंड का भी एनालिसिस करें तो यूपी से अलग होने के बाद वहां पर भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है। ऐसे में आइए उत्तराखंड के अंडर डेवलपमेंट को भी डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड को भी अलग राज्य बने 2 दशक से अधिक का समय हो चुका है। देखा जाए तो इस बीच उत्तर प्रदेश से अलग हुआ यह हिल एरिया मिक्स्ड डेवलपमेंट का गवाह रहा है। राज्य के प्लेन एरियाज में जहां तेजी से डेवलपमेंट और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है, वहीं राज्य के पहाड़ी इलाकों में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बेसिक इश्यूज से नहीं निपटा जा सका है, जिसके चलते कई एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि उत्तराखंड की सरकार शायद ये भूल गई है कि अलग राज्य बनाने की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के अलग स्टेट बनने का मतलब सिर्फ देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे प्लेन एरियाज को डेवलप करने का नहीं था, बल्कि अलग राज्य की मांग पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए की गई थी। लेकिन बेसिक समस्याओं की अलार्मिंग कंडीशन की वजह से वहां के लोग पहाड़ी इलाकों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। इंडिया स्पेंड की 2017 की रिपोर्ट में पहाड़ी रीजन में बढ़ते अंडर डेवलपमेंट, पॉवर्टी और माइग्रेशन पर बात की थी।
जिसमें उन्होंने पाया कि साल 2011 के सेंसस के मुताबिक उत्तराखंड के 1048 विलेजेस ऐसे थे जहां कोई नहीं रह रहा था, यानी कि उन गांवों का हर इंसान माइग्रेट कर चुका था। दोस्तों, उत्तराखंड में ऐसे घोस्ट हिली विलेजेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंडिया स्पेंड की इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि उत्तराखंड के कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल रीजन में डेकेडल ग्रोथ नेगेटिव में हुई है, जिससे साल 2001 और साल 2011 के बीच इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में 17,000 से अधिक की पॉपुलेशन कम हो गई है। इसी बढ़ते माइग्रेशन की वजह से इन पहाड़ी गांवों में किसी भी तरह का डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आमतौर से खेती बहुत जरूरी होती है, लेकिन लगातार खराब होते मौसम और जलवायु परिवर्तन का असर वहां के एग्रीकल्चर पर भी देखने को मिला है। पहाड़ों पर खेती के लिए बरसात का पानी सबसे बड़ा सिंचाई का साधन होता है, लेकिन कभी बारिश की अनियमितता की वजह से या कभी भारी बारिश के चलते फसल बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से वहां के लोकल लोगों का गाँव का जीवन मुश्किल हो जाता है और उन्हें फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़े शहरों में भागना पड़ता है और इस तरीके से उनके जाने के साथ ही विकास की सारी संभावनाएं भी चली जाती हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा उत्तराखंड में समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी ये राज्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। साल 2013 में आए जल प्रलय ने उत्तराखंड के बहुत बड़े हिस्से की तबाही को अभी तक पूरे तरीके से ठीक नहीं किया जा सका है और बीते दिनों जोशीमठ के भी धंसने की बात सामने आई है, जिसके चलते वहां के लोगों को मजबूरी में माइग्रेट करना पड़ा और ऐसी न जाने कितनी आपदाओं की वजह से उत्तराखंड का पहाड़ी जीवन लगातार अस्थिर होता गया, जिसने डेवलपमेंट को राज्य के एक बड़े हिस्से से दूर रखा। साल 2015 में उत्तराखंड के प्लेन्स रीजन में आने वाले हरिद्वार में पर कैपिटा इनकम जहां 1,22,000 रुपीज थी, वही नॉर्दर्न मोस्ट हिमालयन डिस्ट्रिक्ट यानी कि उत्तरकाशी, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, वहां की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 59,791 रुपीज थी और यही हाल लगभग राज्य के पूरे पहाड़ी रीजन में है, जिसे आप ये बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ 2-4 डिस्ट्रिक्ट को ही फोकस किया है और आज भी उत्तराखंड के देवभूमि कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पक्के रोड, पानी और बिजली की समस्या बनी हुई है। और दोस्तों, इन्हीं कुछ रीजन्स के डेवलपमेंट के बेसिस पर उत्तराखंड भी प्रूव करता है कि वो अपने मदर स्टेट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर दोनों स्टेट के ग्रोथ रेट को आप कंपेयर करेंगे तो यूपी की जीएसडीपी जहां 19% की एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, वहीं उत्तराखंड के जीएसडीपी में 10% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है, यानी कि लगभग आधी ग्रोथ। देखा जाए तो कम पॉपुलेशन की वजह से पर कैपिटा इनकम में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से आगे जरूर नजर आता है, लेकिन इस नजरिए से उसके डेवलपमेंट को देखना एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करना होगा। 200 साल 2000 में हुए इन तीनों राज्यों के फॉर्मेशन के साथ ये उम्मीद जताई गई थी कि यहाँ की तस्वीर एकदम से बदल जाएगी, क्योंकि उससे पहले उन्हें अपने मदर स्टेट में एक तरह की इग्नोरेंस झेलनी पड़ती थी। ऐसे में बेहतर विकास और अलग संस्कृति के नाम पर इन राज्यों को अलग तो कर दिया गया, लेकिन 2 दशक के बाद भी पूरे तरीके से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं। आज भी गरीबी, बेरोजगारी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के भार के तले धंसते जा रहे हैं। यही कारण है कि स्टेट के रिच नेचुरल रिसोर्सेज भी इनके लिए अभिशाप बन गए हैं। जरूरी कि तीनों राज्य सबसे पहले अपने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर काम करें, तभी कहीं वो लोग अपने स्टेट के पोटेंशियल को समझकर उसे तरक्की की राह पर ले जाएंगे। हम इस तरीके से देख सकते हैं कि देश में अलग राज्य बना लेने से डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि उसके लिए स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तेलंगाना है। दोस्तों, अगर आप भी तेलंगाना के डेवलपमेंट पर एक अलग एनालिटिकल केस स्टडी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें और आज के हमारे इस टॉपिक पर आपकी राय क्या है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।